हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका आपके और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एबल एजू हब में। मैं अपने एबल एजू हब के ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएससी फर्स्ट ईयर में बच्चों, हमारा रिज़ल्ट आशा करता हूं सभी का बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा होगा। अब हम बच्चों सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं। सेकेंड ईयर में बच्चों अभी हम फिज़िक्स वाला पोर्शन की बात करेंगे। फिज़िक्स में इस साल भी आपके पिछले साल की तरह ही 3 पेपर होंगे और एक प्रैक्टिकल होगा। 33 और 34 नंबर के पहले, दूसरे और तीसरे पेपर होंगे आपके थ्योरी के, और 50 नंबर का वही प्रैक्टिकल शेड्यूल रहेगा बच्चों आपका। इस साल बच्चों अपन जो पेपर पढ़ने जा रहे हैं, जैसे 3 पेपर पढ़ने हैं बच्चों अपने को इस साल के लिए। अपन फर्स्ट पेपर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। फर्स्ट पेपर का नाम है अपना बच्चों ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकीय भौतिकी। ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकीय भौतिकी। पेपर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ये अपना पेपर है बच्चों, फर्स्ट पेपर है ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकीय भौतिकी। ऊष्मागतिकी और सांख्यिकीय भौतिकी वाले इस पेपर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे। इस पेपर के लिए एक पेपर हमारा जो है वो ये पेपर है। इस पेपर में बच्चों 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो है ऊष्मागतिकी और दूसरा हिस्सा है बच्चों अपना सांख्यिकीय भौतिकी। देखो बच्चों, जो सांख्यिकीय भौतिकी है वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, वो एक तरीके से स्टैटिक्स का हिस्सा है। और स्टैटिक्स का हिस्सा थर्मोडायनेमिक्स के साथ क्यों लगाया गया है, किस जगह इसका उपयोग किया जाता है, क्यों हम सांख्यिकीय भौतिकी को ऊष्मागतिकी के साथ पढ़ते हैं, इसके कुछ कारण हैं बच्चों। वो कारण देख लेते हैं। पहले तो देखो बच्चों, मैथ्स जो है आपका, उस मैथ्स का एक ब्रांच है स्टैटिक्स। मैथ्स की एक ब्रांच है सांख्यिकी, और सांख्यिकी मैथ्स में तभी यूज की जाती है, स्टैटिक्स मैथ्स में तभी यूज की जाती है जब अनकाउंटेबल नंबर्स की हमें स्टडी करनी हो। अनकाउंटेबल नंबर्स, अनकाउंटेबल नंबर्स की बच्चों स्टडी करनी हो, अनगिनत संख्याओं की स्टडी हमें करनी हो, तो ऐसी स्थिति में मैथ्स की एक ब्रांच का उपयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक्स, सांख्यिकी। ये बच्चों एक बेसिकली मैथ्स की ब्रांच है। अब इस सांख्यिकी का फिजिक्स में क्या यूज है और उसे थर्मोडायनेमिक्स के साथ यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, ये हमें देखना है। ये दोनों कंडीशन हम देखेंगे। अनकाउंटेबल नंबर्स की स्टैटिक्स को हम थर्मोडायनेमिक्स के साथ किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स है ऐसी कंडीशन मैथ्स की जो अनकाउंटेबल नंबर्स के लिए यूज की जाती है। अब यहाँ अनकाउंटेबल नंबर्स की स्टडी के लिए इसे यूज किया गया है, तो यहाँ जरूर कोई ना कोई ऐसी अनकाउंटेबल कंडीशन होगी जिसे हम काउंट नहीं कर सकते बच्चों, तो या फिर हमें इतनी काउंटिंग नहीं आती है बच्चों। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम मैथ्स की स्टैटिक्स ब्रांच का उपयोग करेंगे बच्चों। तो ऐसी स्थिति में हम स्टैटिक्स की ब्रांच का उपयोग करते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स में पहले ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी वो स्थिति है जिसके लिए हमें स्टैटिक्स यूज करनी पड़ी बच्चों। तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स बच्चों साधारणतया गैसों के लिए प्रयुक्त की जाती है, और गैसें जो हैं उन गैसों का अध्ययन सामान्यतया जब हम करते हैं तो उन्हें जब कैलकुलेट किया जाता है तो गैस के अणुओं की संख्या को कैलकुलेट किया जाता है, गैस के अणु कितने हैं। तो ऐसी स्थिति में गैस के अणुओं की जो संख्या है बच्चों वो अवोगाद्रो नंबर से प्रदर्शित की जाती है। अवोगाद्रो संख्या से।
तो अवोगाद्रो संख्या से बच्चों हम इसके नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अवोगाद्रो संख्या जो है वो बच्चों है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और 10 की पावर 23 जो नंबर है बच्चों वो बहुत बड़ा नंबर है ये, और बहुत बड़ा नंबर है। वो इतना बड़ा नंबर है कि एक के आगे 23 बार जीरो लगाएंगे, 23rd टाइम्स जीरो लगाएंगे, तो ये बहुत बड़ा नंबर होगा बच्चों। अब इस नंबर में एक समस्या आती है कि हम क्या इसे काउंट कर सकते हैं, कितना बड़ा नंबर है ये। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, शंख, 10 शंख, पदम, 10 पदम, नील, 10 नील। इससे आगे की काउंटिंग बच्चों हमें बहुत कम आती है। यानी हम 10 की पावर 15 16 तक जाते जाते तक हमारी काउंटिंग लगभग ख़त्म हो जाती है, हमें उससे आगे काउंट करना नहीं आता बच्चों। तो ऐसी स्थिति में हम क्या यूज करते हैं, ये एक अनकाउंटेबल नंबर हो जाएगा बच्चों अवोगाद्रो संख्या। और अनकाउंटेबल नंबर्स के साथ मैथ्स की एक ब्रांच स्टैटिक्स को हम यूज कर सकते हैं बच्चों। तो इसलिए यहाँ ये ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों कि सांख्यिकी भौतिकी को उष्मागतिकी के पेपर के साथ क्यों लगाया गया है। उष्मागतिकी के पेपर के साथ सांख्यिकी को इसीलिए लगाया गया है क्योंकि उष्मागतिकी में हम गैसों का अध्ययन करते हैं। गैसों के जो अणुओं की संख्या होती है वो अवोगाद्रो संख्या के इक्विवेलेंट होती है। एक मोल गैस, जो एक मोल गैस है, गैसों को मोल में नापते हैं, और एक मोल गैस में अणुओं की जो संख्या है, अणुओं की संख्या, एक मोल गैस में अणुओं की संख्या, अणुओं की जो संख्या होगी वो अवोगाद्रो संख्या के तुल्य होगी। और अवोगाद्रो संख्या एक बहुत बड़ा नंबर है, तो इसलिए हमें यहाँ स्टैटिक्स की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब देखो बच्चों, एक यहाँ समस्या हमारे साथ ये आती है कि अगर हम इस प्रकार की स्टैटिक्स को फॉलो करें और थर्मोडायनेमिक्स में इसे पढ़ें, तो एक चीज़ तो हम ये पढ़ेंगे कि सिंपल थर्मोडायनेमिक्स किस प्रकार से डिफाइन की जाती है, और एक हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स के साथ जो थर्मोडायनेमिक्स यूज की जाती है फिजिक्स का हिस्सा, उसे हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के साथ, सांख्यिकीय भौतिकी के पदों में। तो हमारा जो ये पूरा का पूरा यूनिट सिस्टम है इस पेपर का, वो पूरा का पूरा यूनिट सिस्टम इन दोनों ही स्थितियों के इर्द गिर्द घूमता है बच्चों। अब बात कर लेते हैं अपन उष्मागतिकी की बच्चों। तो उष्मागतिकी में देखिए, उष्मागतिकी से रिलेटेड केवल आपकी स्थितियां जो हैं वो पहली और दूसरी यूनिट है बच्चों। पहली और दूसरी यूनिट से रिलेटेड जितनी भी स्थितियां होंगी वो उष्मागतिकी से रिलेटेड होंगी, और तीसरी और चौथी यूनिट जो होगी बच्चों वो होंगी सांख्यिकीय भौतिकी से रिलेटेड। तो पहली यूनिट के अंदर उष्मागतिकी, दूसरी यूनिट के अंदर उष्मागतिकी का हिस्सा होगा, तीसरी और चौथी यूनिट जो होंगी बच्चों, यूनिट नंबर 3rd और 4th आपकी जो होंगी वो सांख्यिकीय भौतिकी से रिलेट करेंगी बच्चों। तो अब हम इस सांख्यिकीय भौतिकी से रिलेट करने वाली उस स्थिति का अध्ययन कर लेते हैं। तो अगर हम उस स्थिति का अध्ययन करते हैं बच्चों, तो यहाँ से देखिएगा, पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कौन सी यूनिट की कंडीशन किस प्रकार से डिफाइन की जाएगी। तो देखो बच्चों, पहली यूनिट जो है आपकी, उस यूनिट के अंदर 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर 3 चैप्टर हैं। उष्मागतिकी के अंदर आपकी पहली दोनों यूनिट आएंगी, और तीसरी और चौथी यूनिट जो आएगी वो सांख्यिकीय भौतिकी के अंतर्गत आएंगी। तो उष्मागतिकी में पहला और दूसरा जो चैप्टर है वो पहली और दूसरी यूनिट है वो उष्मागतिकी से रिलेटेड है, तीसरी और चौथी जो यूनिट है वो सांख्यिकीय भौतिकी से रिलेटेड है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों उष्मागतिकी में जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, उस फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर होंगे, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और चैप्टर 3rd।
इसी प्रकार से यूनिट सेकंड जो होगी बच्चों, यूनिट सेकंड, उसमें 2 चैप्टर होंगे बच्चों। 2 चैप्टरों के अंदर मैं उसे डिफाइन कर रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट 3 चैप्टरों में डिफाइन की जाएगी, यूनिट सेकंड जो है वो आपकी 2 चैप्टरों में डिफाइन की जाएगी। लेकिन इन तीनों चैप्टरों को हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूरा बनता है एक इसी यूनिट से। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि एक पूरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लेकिन यूनिट आपका थर्ड जो है बच्चों, वो आएगा आपका केवल एक चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 से पूरा एक क्वेश्चन बनता है यूनिट थर्ड का। सिमिलरली यूनिट नंबर 4 का जो क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो बनता है आपका चैप्टर नंबर 7 से। तो ये 2 यूनिट जो हैं बच्चों, वो तो हैं सांख्यिकीय भौतिकी से रिलेटेड, सांख्यिकीय भौतिकी की यूनिट्स होंगी। तो ये 2 यूनिट्स तो बच्चों आपकी हैं सांख्यिकीय भौतिकी से रिलेटेड, और ये 2 यूनिट हैं आपकी बच्चों थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। तो अब हम 1 बाय 1 इन स्थितियों को पढ़ने जा रहे हैं। इनमें स्टैटिस्टिकल की जो यूनिट हैं हमारी बच्चों, इस सांख्यिकीय भौतिकी में जो छठा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है बच्चों चिरसम्मत सांख्यिकी। चिरसम्मत सांख्यिकी, इसे बोलते हैं क्लासिकल स्टैटिक्स। क्लासिकल स्टैटिक्स। और ये है बच्चों क्वांटम सांख्यिकी। क्वांटम सांख्यिकी, क्वांटम स्टैटिक्स, क्वांटम स्टैटिक्स। तो हम ध्यान रखेंगे बच्चों, यूनिट थर्ड और फोर्थ जो हैं वो स्टैटिक्स से रिलेटेड है। एक क्लासिकल स्टैटिक्स है, एक क्वांटम स्टैटिक्स है। क्लासिकल स्टैटिक्स चिरसम्मत सांख्यिकी कहलाती है, क्वांटम स्टैटिक्स आधुनिक सांख्यिकी कहलाती है। तो इन स्थितियों में अब इनकी बात और कर लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ जो चैप्टर नंबर 4 है और 5 है, चैप्टर नंबर 4 की हम बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में कंडीशन हम पढ़ेंगे न्यून तापों का उत्पादन। न्यून तापों का उत्पादन किस प्रकार से किया जा सकता है, कैसे हम लो टेम्परेचर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं प्रोडक्शन के लो टेम्परेचर को किस किस प्रकार से प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा हम इसमें लिक्विड हीलियम की कंडीशन भी पढ़ेंगे बच्चों। हीलियम जो है वो अक्रिय गैस है, किसी से क्रिया नहीं करती, तो वो गैसीय रूप में ही रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो लिक्विड हीलियम को देखेंगे किस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं उसमें बच्चों। इसके अलावा जो बच्चों आपका 5वां चैप्टर है, उस 5वें चैप्टर में हमें पढ़ना है आणविक वेगों का वितरण। किस प्रकार से आणविक वेगों के वितरण की स्थितियां पढ़ी जा सकती हैं। मैक्सवेल लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, वो किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से मैक्सवेल ने यह बताया था कि आणविक वेगों का वितरण एक समान होगा प्रत्येक अणु के अंदर। ये सब स्थितियां बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी स्थितियां तो इस यूनिट के अंदर पढ़ी जाएंगी बच्चों। अब जो आपका फर्स्ट यूनिट है बच्चों, उस फर्स्ट यूनिट में पहला जो चैप्टर है बच्चों, उस पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों अन्योन्य क्रिया। पहला जो चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे बच्चों हम क्या, अन्योन्य क्रिया। किसी भी टाइप की इंटरेक्शन की स्थिति कैसी कैसी हो सकती है गैसीय कणों के मध्य। दूसरे चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे, दूसरा जो चैप्टर होगा बच्चों, उस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऊष्मागतिकी के नियमों की स्थिति की व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है। ऊष्मागतिकी के नियमों की व्याख्या किस प्रकार से की जाएगी। यानी यहाँ पर हम ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, इन स्थितियों को डिस्क्राइब करेंगे बच्चों।
उष्मागतिकी के नियमों से रिलेटेड स्थिति, उष्मागतिकी के नियम। और स्पेशली बच्चों हम थर्ड सेकंड लॉ को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। इसमें स्पेशली क्वेश्चन जो पूछा जाता है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से ही पूछा जाता है यहाँ पे इस चैप्टर में। अगले चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है वो उष्मागतिकी के थर्ड लॉ से भी आता है। तो यहाँ उष्मागतिकी के नियम तो हैं ही, स्थितियां भी हैं साथ में। और उन स्थितियों में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कैसी स्थितियां कि मैक्सवेल संबंध कैसे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम का मैक्सवेल संबंध का, वो उष्मागतिकी की स्थितियों वाले चैप्टर से ही बनता है बच्चों। इस चैप्टर में ही हम उष्मागतिकी के थर्ड लॉ की भी बात करते हैं। 12th क्लास तक बच्चों हम उष्मागतिकी में ये पढ़ा करते थे कि उष्मागतिकी का शून्यवां नियम होता है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम होता है। लेकिन उष्मागतिकी के तृतीय नियम की हमने कभी चर्चा नहीं की थी बच्चों। हम इस चैप्टर में उस स्थिति की भी चर्चा करने वाले हैं। तो ये सब स्थितियां हम बच्चों पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में। उष्मागतिकी की स्थितियों के साथ साथ ही हम यहाँ मैक्सवेल के अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे, उसके संबंध भी पढ़ेंगे बच्चों। ये सब डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। सातों चैप्टर पूरी उष्मागतिकी और सांख्यिकी और भौतिकी के सभी यूनिट्स का हम डिटेल वाइज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम शुरू करेंगे यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट शुरू करने से पहले बच्चों में एक ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ इस पूरी बुक का, जिस मैं अभी जो स्थिति समझाने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्थिति, वो इस पूरी किताब की सबसे इम्पोर्टेंट स्थिति है बच्चों। याद रखेंगे वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि अगर वो स्थिति आती है तो आपके कम से कम 6 से 7 नंबर के थ्योरी के क्वेश्चन और लगभग 6 या 9 नंबर के क्वेश्चन, 6 से लेकर 9 नंबर तक के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन इजीली हल हो जाते हैं बच्चों। तो यहाँ से हम उस स्थिति की बात कर लेते हैं। पहले कैसी स्थिति है याद रखेंगे। हमारा जो पेपर है उस पेपर का नाम है बीएससी सेकेंड ईयर में जो आपका एक पेपर होगा वो एक पेपर उष्मागतिकी एवं सांख्यिकीय भौतिकी का होगा बच्चों। तो उससे रिलेटेड स्थितियां जो हैं वो किस किस प्रकार की हैं उन्हें देख लिया जाएगा। तो वन बाय वन हम इन स्थितियों को देखेंगे। उससे पहले इस पूरी बुक की सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन जो है बच्चों हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब तो क्या है वो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन देख लेते हैं बच्चों। जो मैं लाइन लिखवा रहा हूं अब वो ऐसी की ऐसी लाइन आपको एग्जाम हॉल में याद रहनी चाहिए। इससे आपके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसानी से हल किए जा सकते हैं और 6 से 7 नंबर के मेजर क्वेश्चन जो आते हैं वो भी आसानी से हल किए जा सकते हैं। लेकिन बच्चों ये जो लाइन है ये आपको इंग्लिश के अंदर ही याद रखनी पड़ेगी। मैं उस लाइन को लिख रहा हूँ, उसी लाइन के आधार पर ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हल किए जा सकते हैं। देख लेते हैं क्या है वह लाइन। तो ये वो लाइन है बच्चों जो आपको एग्जाम हॉल में याद रखनी है। इस लाइन की बात करते हैं बच्चों। देखो इस लाइन में स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स वैलिडेट फॉलो गाइडलाइन एंड यूजफुल हिंट्स। इस स्थिति में देखो बच्चों मैंने हर शब्द का पहला जो लेटर लिखा है
वो पहला लेटर मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है। पहला लेटर जो यहाँ फिजिक्स का है वो P है, वो कैपिटल लेटर में लिखा है। स्टैटिस्टिक्स का जो पहला लेटर है S है, वो कैपिटल में लिखा है। थर्मोडाइनेमिक्स है, उसका पहला लेटर T है, वो कैपिटल में लिखा है। इसी तरह से वैलिडेट का V कैपिटल में लिखा है, फॉलो का F कैपिटल में लिखा है, गाइडलाइन का G शब्द कैपिटल G अक्षर कैपिटल में लिखा है मैंने। इसी तरह से यूजफुल शब्द का U कैपिटल में लिखा है और हिंट्स का H कैपिटल में लिखा है। इन सभी को कैपिटल लेटर्स में लिखने का एक रीज़न है बच्चों, आपको ये लाइन एग्जामिनेशन हॉल में इसी सीक्वेंस में याद रहनी चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चंस का इजीली आंसर कर पाएंगे बच्चों। देखिए यहाँ से ये 8 शब्द हैं बच्चों। पहला शब्द है स्टैटिस्टिकल का S। इस स्टैटिस्टिकल S का जो मीनिंग होता है, S जो सिंबल है वो S सिंबल होता है बच्चों एंट्रोपी का। तो ये एंट्रोपी का सिंबल है बच्चों। पहला जो सिंबल है S वो क्या है? एंट्रोपी का सिंबल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों कि वो एंट्रोपी का सिंबल होगा। एंट्रोपी का सिंबल होगा तो इसे हम लिख देंगे एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करेगा एंट्रोपी। इसी प्रकार से P जो है बच्चों, देखो यहाँ S जो है वो एंट्रोपी का सिंबल होगा, P जो है वो प्रेशर का सिंबल होगा बच्चों। तो S है एंट्रोपी का सिंबल पहले नंबर पे, P है वो सेकंड नंबर पे है, वो प्रेशर का सिंबल है बच्चों। इसी तरह 3 नंबर पे T है वो टेम्परेचर का सिंबल है बच्चों, टेम्परेचर। इसी तरह से V है वो चौथे नंबर पे वॉल्यूम का सिंबल है बच्चों, आयतन का। इसी तरह F जो है इसे बोलते हैं बच्चों हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी बोला जाता है इसे। मुक्त ऊर्जा है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। इसी तरह से बच्चों जो अगला शब्द है छठे नंबर पे G, इसे हम बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा। इसी तरह से बच्चों सातवें नंबर पे जो है आपके वो है U इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। इसे बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। किसी भी गैसीय अणु की आंतरिक ऊर्जा किस प्रकार की होगी। और ये जो 8वां सिंबल है बच्चों वो सिंबल है एंथैल्पी का, एंथैल्पी। एंथैल्पी का सिंबल होगा बच्चों। एंट्रोपी जो है वो पहले नंबर पे होगी, प्रेशर जो है दाब वो दूसरे नंबर पे होगा, ताप जो है वो तीसरे नंबर पे होगा, आयतन है वो चौथे नंबर पे होगा, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा है, गिब्स मुक्त ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा है, और इसे बोलते हैं टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा। इसे एंथैल्पी भी बोला जाता है, कुल ऊष्मा भी बोला जाता है, कुल ऊर्जा भी बोला जाता है। तो ये देखो बच्चों 5 से लेकर 8 तक की जो हैं लास्ट 4, ये चारों ऊर्जाओं के ही रूप हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये वाले जो 4 सिंबल हैं F, G, U और H, ये चारों सिंबल होंगे स्टैटिस्टिकल एनर्जी। ये चारों सिंबल होंगे किसके? एनर्जी के। और ये चारों जो सिंबल होंगे पहले जो 4 सिंबल होंगे बच्चों
पहले 4 सिंबल होंगे आपके पैरामीटर्स। पैरामीटर होंगे थर्मोडायनेमिक्स के। ये तो होंगे बच्चों कहलाएंगे थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स, और ये बच्चों कहलाएंगी थर्मोडायनेमिकल एनर्जीज। थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी। तो याद रखेंगे इस लाइन को, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स वैलिडेट, फॉलो गाइडलाइन एंड यूजफुल हिंट्स। अब इसका मीनिंग समझेंगे। पहली चीज तो आपको बच्चों ये ध्यान रखनी पड़ेगी एग्जाम हॉल के अंदर कि ये जाते ही अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ताकि इसे किसी भी तरीके से इसके सीक्वेंस को भूल ना जाएं, याद करके जाएंगे। इस सीक्वेंस को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लगभग आपके पूरे थर्मोडायनेमिक्स के सिलेबस का जो पेपर बनेगा उसका आधा पेपर केवल और केवल इस लाइन पर बेस्ड होगा, और ये आपको पता चलेगा जब हम इस पूरी बुक को पढ़ रहे होंगे तो हम इसे बार बार यूज करेंगे बच्चों। तो याद रखेंगे पहले नंबर पे एस होगा, स्टैटिक्स का एस, दूसरे नंबर पे फिजिक्स का पी होगा, तीसरे नंबर पे टेम्परेचर का टी होगा, चौथे पे वी होगा, पांचवे पे एफ, छठे पे जी, सातवें पे यू और आठवें पे एच। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, पहले जो 4 हैं वो तो कहलाएंगे उष्मागतिक प्राचल। उष्मागतिक प्राचल। और अंतिम जो 4 हैं बच्चों वो कहलाएंगी उष्मागतिक ऊर्जाएं। उष्मागतिक ऊर्जाएं। तो बच्चों याद रखेंगे ये 8 के 8 पैरामीटर्स स्टैटिक्स में भी यूज होंगे, 8 के 8 पैरामीटर्स थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज होंगे, लेकिन पहले जो 4 पैरामीटर्स हैं, पहले जो चारों स्थितियां हैं वो पैरामीटर्स की थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। ये उनकी एनर्जीज के रूप में थर्मोडायनेमिक्स में उपयोग में ली जाती हैं। अब हम बच्चों जब ये सारी स्थितियां पढ़ रहे हैं तो इनकी स्थितियों की मैं कुछ इस कंडीशंस बता देता हूं। जैसे ये लाइन क्या कहती है हमें, देखो हमारा जो पेपर था उस पेपर का नाम था बच्चों उष्मागतिकी एवं सांख्यिकीय भौतिकी। उष्मागतिकी एवं सांख्यिकीय भौतिकी हमारे पेपर का नाम था बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। लेकिन बच्चों मैंने जब ये लाइन लिखी है तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पहले लिखा है और थर्मोडायनेमिक्स बाद में लिखा है, जबकि पेपर का नाम हमारे ये है। ये पहले इसलिए लिखा है क्योंकि एस हमेशा पहले नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स में। जिस तरह से मैकेनिक्स के अंदर द्रव्यमान सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों, जिस तरह से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों, सिमिलर कंडीशन में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंट्रोपी, और एंट्रोपी के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम एस से। तो ध्यान रखेंगे उष्मागतिक प्राचलों में उष्मागतिकी एवं सांख्यिकीय भौतिकी की स्थिति को जब हम पढ़ रहे होंगे तो एस, पी, टी और वी, देखो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड और थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी, सांख्यिकीय भौतिकी तथा उष्मागतिकी वैलिड रहेंगी, यानी वैध रहेंगी। कब वैध रहेंगी? जब आप फॉलो करोगे। किसे फॉलो करोगे? गाइडलाइन को। यानी हम कुछ गाइडलाइन आपको देंगे एग्जाम के लिए, उन गाइडलाइन को अगर आप फॉलो करोगे और यूज करोगे, यूजफुल यूज करेंगे किसको? क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा उसमें दिए गए हिंट को, यानी हर क्वेश्चन में आपके हिंट मिलेगा एग्जाम में, और उस हिंट को आपको यूज करना है और हमारी जो गाइडलाइन है उसे आपको फॉलो करना है। तब आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में वैधता को रिप्रेजेंट कर पाओगे बच्चों।
तो याद रखेंगे, हम आपको कुछ सिंपल गाइडलाइंस बताएंगे और क्वेश्चन में आपको एक हिंट मिलेगा न्यूमेरिकल्स में, तो वो हिंट आपको पहचानना पड़ेगा बच्चों हर क्वेश्चन का, और उस हिंट को पहचानने के बाद हम जो गाइडलाइन दे रहे हैं उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उस क्वेश्चन को इजीली हल किया जा सकता है बच्चों। तो हल कर लेते हैं इसे, तो देखते हैं किस तरह की स्थितियां बनती है बच्चों। तो अब बात करते हैं बच्चों इससे आगे की स्थिति की। देखो हम कुछ गाइडलाइंस बनाने जा रहे हैं, पहले कुछ गाइडलाइंस बनाएंगे। हमारी पहली गाइडलाइन क्या होगी, मैं इधर गाइडलाइन की स्थिति को इधर लिखता हुआ चल रहा हूँ कि हमारी फर्स्ट गाइडलाइन क्या होगी। फर्स्ट गाइडलाइन यही होगी बच्चों कि आपको ये लाइन इसी सीक्वेंस में याद रखनी है। इसका अगर सीक्वेंस टूटता है तो क्वेश्चन सही होने की कोई गारंटी नहीं होगी। अगर इसके सीक्वेंस में आपने फिजिक्स को स्टैटिक्स के पहले लगा दिया, यानी पी को पहले लगा दिया एस से, या एस को पहले लगा दिया टी से, टी को पहले लगा दिया एस से, तो ऐसी कोई भी स्थिति अगर इसकी सीक्वेंस में चेंज कर दोगे तो फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों। अगर आपको तरीका पता भी है तो भी क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। तो याद रखेंगे, सबसे पहली गाइडलाइन यही रहेगी कि इस लाइन को इसी तरीके से याद रखेंगे। इस लाइन को याद रखने के लिए आपको पहले नंबर पे ये याद रखना पड़ेगा, एस होता है, दूसरे पे पी होता है, तीसरे पे ई, चौथे पे वी, पांचवे पे एफ, छठे पे जी, सातवें पे यू और आठवें पर एच। इनकी स्थितियों को फॉलो करना पड़ेगा बच्चों हमें। तो फर्स्ट गाइडलाइन तो यही है कि आपको ऐसा का ऐसा ही सीक्वेंस याद रहना चाहिए। सेकंड गाइडलाइन की बात करते हैं बच्चों हम, कि सेकंड गाइडलाइन हमारा क्या रहेगा। तो देखो सीक्वेंस याद रहना चाहिए, फर्स्ट तो यही है सीक्वेंस। सेकंड गाइडलाइन ये है कि आप इसे अपने पर्पज से पूरी लाइन याद ना रखकर एक ऐसा क्रम बना लें जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं स्थिति। मान लो मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट की, ये पहले नंबर का पॉइंट है, तो यहां से चले यहां पहुंच गए, मान लो यहां से चले थे वहां पहुंच गए, ये दूसरे नंबर का पॉइंट है बच्चों। यहां से चले थे और यहां पहुंच गए बच्चों, ये मान लो तीसरे नंबर का पॉइंट है बच्चों। अब यहां से चले और यहां पहुंच गए बच्चों, ये मान लेते हैं हम चौथे नंबर का पॉइंट है बच्चों। अब चौथे नंबर के बाद वापस वहीं पहुंच जाएंगे, तो हमें उधर नहीं जाना। अब ऐसी स्थिति जानिए कि हमने कॉर्नर तो डिसाइड कर लिए चारों, किसी चार ही देखो हमारे पास उष्मागतिक प्राचल थे और चार ही ऊर्जाएं थी, तो हमने चार कोने डिसाइड कर लिए। तो चारों कोने पर मैंने 1, 2, 3 और 4 नंबर को रख दिया। तो बताओ बच्चों आपका एक नंबर पे कौन बैठा है, एक नंबर पे एस बैठा हुआ है, तो एक नंबर पे हम लिख देंगे एस। 2 नंबर पे कौन बैठा हुआ है बच्चों, पी बैठा हुआ है, पी। एक नंबर पे एस बैठा हुआ है, 2 नंबर पे पी बैठा हुआ है। 3 नंबर पे बच्चों कौन बैठा हुआ है, 3 नंबर पे बैठा हुआ है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का टी, और चौथे नंबर पे बैठा हुआ है बच्चों वैलिडिटी का V।
वॉल्यूम आयतन। इसके साथ ही बच्चों अब देखो ये तो चारों पैरामीटर लिख लिए, अब मुझे ऊर्जाएं और लिखनी है, तो मैं चारों पैरामीटर के ठीक बीचों बीच ऊर्जाएं लिखूंगा। तो देखो इन दो पैरामीटर के बीच का ये बिंदु है, इन दो पैरामीटर्स के बीच में जो बिंदु है वो ये बिंदु है। ऐसे ही इन दोनों पैरामीटर के बीच का ये बिंदु है, इसी तरह से इन दोनों पैरामीटर्स के बीच का ये बिंदु होगा, और इसी तरह से इन दोनों पैरामीटर्स के बीच का ये बिंदु होगा। तो मुझे 4 बिंदु और मिले बच्चों, तो चारों बिंदुओं पर मैं 4 ऊर्जाएं और लिख देता हूँ। तो चारों ऊर्जाओं को लिखते हैं हम 1 बाई 1। तो देखो S P T V 4, तो ये अब पांचवा जो शुरू होगा वो यहाँ से आने के बाद यहाँ नहीं जाएगा बच्चों, वो यहाँ से वापस पहले यहाँ जाएगा। तो पांचवा बिंदु होगा हमारा ये, वो वापस गया यहाँ से यहाँ इधर। इसके बाद बच्चों वो गया इधर इसके पास, ये हमारा बिंदु हो जाएगा बच्चों छठा। इसके बाद बच्चों वो गया हमारा इधर 7वें बिंदु के पास। इसके बाद बच्चों 7वां बिंदु होगा ये। इसके बाद बच्चों वो गया हमारा इसके पास, इसे हम कहेंगे 8वां बिंदु। तो देखिए बच्चों S पहले नंबर पे था, P दूसरे नंबर पे, T तीसरे नंबर पे, V चौथे नंबर पे। तो 5वें नंबर पे कौन है? 5वें नंबर पे F होगा। 5वें नंबर पे होगा बच्चों F। 6ठे नंबर पे होगा बच्चों G। 7वें नंबर पे होगा बच्चों U, और 8वें नंबर पे होगा बच्चों H। तो इस डायग्राम को मैं क्या ऐसे बना सकता हूँ? क्या ये इक्विवेलेंट है इस डायग्राम के? इक्विवेलेंट होगा, जिसमें S P T V F G U और H की स्थितियाँ रिप्रेजेंट की जाएंगी। इसी स्थिति को बच्चों में ये कह रहा हूँ कि इसी डायग्राम को मैं इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ। इसी डायग्राम को मैं इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ किसके? इसके। S P T V F G U H। तो बस मैंने ये लाइनें हटा दी, बाउंड्रीज हटा दी। तो बाउंड्रीज तो बच्चों हमें सीखने के लिए थी, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्थितियाँ कैसी कैसी इसकी रहने वाली है। तो याद रखेंगे कि अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस कब भी पता चलेगी जब हमें ये लाइन याद रहेगी बच्चों। तो अगर इस लाइन को याद रखना है, इस सीक्वेंस को याद रखना है, तो हमारे पास ये स्थिति बन जाएगी बच्चों। अब इसमें मैं एक स्थिति की बात और कर रहा हूँ बच्चों कि S और P जब भी अकेले आएंगे पूरे थर्मोडायनेमिक्स, पूरे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, जब भी कभी इन्हें अकेला लिखा जाएगा तो ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। अकेला जब भी इनको लिखा जाएगा तो किस चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं? ये नेगेटिव सिंबल के साथ। हम बात कर लेते हैं। देखो ये नेगेटिव सिंबल के साथ एक तो S लिखा जाएगा, एक P लिखा जाएगा, और ये केवल तभी लिखे जाएंगे बच्चों जब ये अकेले हों। ये भी नेगेटिव साइन और ये भी नेगेटिव साइन, ये दो नेगेटिव होंगे। बाकी चाहे कोई अकेला हो, चाहे किसी प्रकार से अवकलन के पदों में हो, अकेला होने का यहाँ मतलब क्या है? जैसे मान लो मुझे केवल S लिखना है और मुझे लिखना है ds, तो ये तो है एंट्रोपी और ये है एंट्रोपी में परिवर्तन। तो अगर मैं एंट्रोपी लिखूंगा बच्चों, केवल एंट्रोपी लिखूंगा, तो उसके साथ मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अगर मैं एंट्रोपी में परिवर्तन लिख रहा हूँ ds, तो मुझे माइनस साइन नहीं लगाना पड़ेगा बच्चों, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे
अगर हम एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऋणात्मक चिन्ह लिखेंगे, एंट्रोपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो ऋणात्मक चिन्ह नहीं लिखेंगे, अगर अवकलन के साथ लिख रहे हैं तो। इसी प्रकार से अगर बच्चों मान लो मैं P को लिखता, P को और dP, अगर केवल मैं प्रेशर लिखता तो नेगेटिव साइन लगाता। अगर मैं प्रेशर को अवकलन की फॉर्म में लिखूंगा, पार्शियल फॉर्म में लिखूंगा, अवकलित रूप में लिखूंगा, तो मैं प्लस साइन लगा सकता हूँ, माइनस साइन लगाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर मान लो मुझे G लिखना होता और DG लिखना होता, तो G पर, H पर, U पर, V पर, F पर, T पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चों। रिस्ट्रिक्शन केवल है S और P पर, कि S और P जब भी अकेले आएंगे माइनस साइन के साथ आएंगे। G चाहे अकेला आए चाहे अवकलन के पदों में आए, H अकेला आए चाहे अवकलन के पदों में आए, F अकेला आए चाहे अवकलन के पदों में आए, U अकेला आए चाहे अवकलन के पदों में आए, कुछ भी आए, कैसा भी स्थिति हो, T अकेला आए चाहे अवकलन के पदों में आए, तो ये सब बचे हुए हिस्से सब पॉजिटिव होंगे हमेशा। लेकिन अगर ये दोनों अकेले आते हैं तो ये सदैव नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके लिए ध्यान रखेंगे, पहली गाइडलाइन क्या थी बच्चों, कि ये लाइन ऐसी की ऐसी याद रहनी चाहिए। दूसरी गाइडलाइन बच्चों क्या थी, कि इनका एक सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए और वो सीक्वेंस ये रहेगा, और प्रत्येक बिंदु पर जिस जिस तरीके से ये गए हैं उन बिंदुओं पर उसके अकॉर्डिंग कोड अंकित कर देंगे हम, और ये कोडिंग हमें याद रहनी चाहिए। तीसरी गाइडलाइन हमारी बच्चों ये थी, दूसरी कोडिंग थी, कोडिंग कर दी हमने। तीसरी गाइडलाइन बच्चों हमारी ये है कि S और P अकेले होंगे तब हमेशा कैसे आएंगे, नेगेटिव। S और P अगर अकेले होंगे तो रिप्रेजेंट किए जाएंगे नेगेटिव साइन से। किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, नेगेटिव साइन से। नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किए जाएंगे ये, नेगेटिव साइन से। ये हमारी तीसरी गाइडलाइन होगी बच्चों। तो ये 3 गाइडलाइन तो आपको यहाँ तक ध्यान रखनी है बच्चों। तो इसे रब कर देते हैं, इससे अगली कंडीशन की स्थिति देखते हैं कि कैसी स्थितियाँ होंगी, कैसी गाइडलाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। 1 मिनट के लिए। अब बच्चों बात करते हैं हम, देखिए अगली गाइडलाइन की हम बात करें। चौथी गाइडलाइन किस प्रकार की होने वाली है हमारी। चौथी गाइडलाइन बच्चों ये होगी कि इनकी अवकलन की स्थितियों को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो इसकी अवकलन की स्थितियों को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। देखो मुझे एनर्जी जो है 4, F, G, H और U, ये 4 एनर्जी है मेरे पास बच्चों। तो F का अवकलन, U का अवकलन, H का अवकलन और G का अवकलन किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसे लिखने का मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूँ बच्चों। मान लो मुझे U का अवकलन चाहिए, तो U को मैंने ऐसा का ऐसा रखा, U को ऐसा का ऐसा रखा, और U के आसपास कौन है,
सबसे पहले हमारे पास बच्चों यहाँ कौन था, इस जगह पे S था हमारे पास, इस जगह P था। S और P नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किए जाते थे। S और P नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो यहाँ से देखो बच्चों, S और P वाली स्थिति में अगर हम ये कहें कि U निकालना है हमें, U किसके बीच में है, U S और V के बीच में है, S और V के बीच में। तो हम ये कह देंगे कि U बराबर होगा किसके, U बराबर होगा S और V के। S और V के बीच में था वो, तो S और V पर निर्भर करेगा। तो अगर मैं इसका अवकलन कर दूं तो मैं इसका भी अवकलन कर दूंगा और इसका भी अवकलन कर दूंगा। U किसके बीच में था बच्चों, V और S के बीच में। U था V और S के बीच में। अगर V और S के बीच में है या S और V के बीच में है, तो ऐसी स्थिति में देखो S के जस्ट सामने कौन है, S के जस्ट सामने है T, तिरछा सामने, तिर्यक सामने S के होगा T। और इसी तरीके से V से तिर्यक सामने कौन होगा, P। तो यहां से मैं S के जो सामने होगा तिर्यक रूप से, उसे मैं S के साथ रख दूंगा, और P के साथ जो तिर्यक रूप से सामने होगा वो P होगा, उसे मैं V के साथ रख दूंगा। तो V के सामने P था और S के सामने T था। तो S के साथ तो हमने T लिखा, V के साथ हमने P लिखा, क्योंकि V के सामने P था बच्चों। अब अभी मैंने आपको दूसरी गाइडलाइन में, ये तीसरी गाइडलाइन में ये बताया बच्चों कि S और P जब भी अकेले आते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ आते हैं। अब अकेले आने का मतलब क्या है, अकेले आने का मतलब है जैसे P अकेला आया और P अवकलन के साथ आया, तो अवकलन के साथ आएगा तो DP होना चाहिए। अब यहाँ DP तो है ही नहीं, P तो अकेला है, V अकेला नहीं है, V तो DV के साथ है। तो औरों पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है केवल S और P पे। S और P नेगेटिव साइन के साथ आते हैं, अकेले आते हैं तब। अब देखो S यहाँ तो अकेला आया नहीं, क्योंकि यहाँ तो D के साथ आया है, DS आया है, तो यहाँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर S और P अकेले आते हैं, विदाउट अवकलन आते हैं, बिना अवकलन के, S और P बिना अवकलन के आए, बिना अवकलन क्या है तो नेगेटिव साइन। अब यहाँ S अवकलन के साथ है तो कोई फर्क ही नहीं है, P यहाँ अवकलन के साथ नहीं है, तो P अवकलन के साथ नहीं है तो बिना अवकलन के आएगा तो नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ मैंने लगा दिया नेगेटिव साइन। तो बच्चों यहाँ से हमें यह पता चला कि du का जो संबंध होगा वो TdS माइनस PdV होगा। अब देखो उष्मागतिकी का द्वितीय नियम हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन 12th क्लास में हमने उष्मागतिकी के द्वितीय नियम के बारे में ये पढ़ा था, dq बराबर होता है TdS। तो TdS को मैं dq लिख सकता हूं, कुल उष्मा में परिवर्तन। कुल उष्मा में परिवर्तन को मैंने लिख दिया dq इज इक्वल्स टू du माइनस PdV। आयतन में परिवर्तन प्रेशर के कारण कितना होता है, वह होता है कार्य। जैसे मान लो बच्चों, इस स्थिति की बात करता हूं मैं। अगर मान लो मेरे पास एक इतने बड़े आयतन का एक बॉक्स होता, जैसे मैं डस्टर को लेता हूं, ये एक बॉक्स है मेरे पास। इस बॉक्स को अगर मैं दबाता हूं, इसके आयतन को प्रेशर लगाता हूं और प्रेशर से ये दब जाए, इसमें आयतन में आ जाए परिवर्तन, या तो फैल जाए या फिर संकुचित हो जाए। अगर मैं अंदर की तरफ दबाऊंगा संकुचित हो जाएगा, बाहर की तरफ खींचूंगा फैल सकता है। तो परिवर्तन होगा प्रेशर लगाने पर, आयतन में परिवर्तन। तो इस पर मैंने क्या किया, प्रेशर लगाया तो कार्य किया, बल लगाया, और बल लगाने पर वो विस्थापन हुआ, या तो विस्थापन कमी होगी या वृद्धि करेगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चों बल द्वारा किया गया विस्थापन कार्य को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि PdV प्रेशर लगाने पर आयतन में परिवर्तन को कार्य के रूप में प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि dW को मैं इधर ले लूँ तो dq बराबर du, dW इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो dq बराबर du तो इधर पहले से ही था, dW और इधर आ जाएगा dW, तो dq बराबर du प्लस dW। बच्चों क्या इसी को उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते थे? जी कहते थे। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा किए गए कार्य का योगफल ही हमें कुल उष्मा में परिवर्तन को
प्रदर्शित करता है बच्चों। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम था। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो स्थिति हम लिख रहे हैं, ये वाली सही लिख रहे हैं। अब ये हमने लिखी कैसे है? ये बच्चों हमने लिखा है कि U था। मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस प्रकार से लिख रहा हूँ मैं। देखिएगा, U है, U किसके किसके बीच में? S और V के बीच में है। तो U है S और V के बीच में बच्चों। तो U में परिवर्तन होगा तो S में भी परिवर्तन होगा, V में भी परिवर्तन होगा। अब S के जस्ट सामने तिर्यक रूप से कौन है? T है, तो T साथ में रख देंगे। V के जस्ट सामने तिर्यक रूप से P है, तो V के साथ P लिख देंगे। अब हम जानते हैं तीसरी गाइडलाइन से, S और P अगर बिना अवकलन के आएंगे तो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। S तो अवकलन के साथ आया है, P बिना अवकलन के आया है तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बनेगी हमारी। इसी प्रकार से बच्चों दूसरी इक्वेशन, ये एक आंतरिक ऊर्जा की परिवर्तन की स्थिति को दर्शा रहा है। अगर मुझे हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन देखना होता F में, तो मैं ठीक वैसे ही F में परिवर्तन देखता। तो F बच्चों किसके किसके बीच में था? V और T के। जैसे U S और V के बीच में था, U S और V के बीच में था, तो वैसे ही F भी है V और T के बीच में, V और T के बीच में। तो देखो F में परिवर्तन देखेंगे तो V में भी परिवर्तन देखना पड़ेगा, T में भी परिवर्तन देखना पड़ेगा बच्चों हमें। V के जस्ट सामने कौन है? P है बच्चों, और T के जस्ट सामने कौन है? S है बच्चों। अब हम जानते हैं S और P दोनों ही जब अकेले आते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ आते हैं। तो यहाँ P भी अकेला आया है तो नेगेटिव साइन आएगा, S भी अकेला आया है तो नेगेटिव साइन आएगा। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह से तीसरी इक्वेशन की बात करते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन देखते हैं बच्चों। तो देखो G की बात करें तो G किसके किसके बीच में? P और T के, तो P और T के बीच में होगा। G में परिवर्तन देखेंगे तो P में भी परिवर्तन देखना पड़ेगा, T में भी परिवर्तन देखना पड़ेगा बच्चों। P के साथ P के जस्ट सामने तिर्यक रूप से V है बच्चों, और T के जस्ट सामने तिर्यक रूप से S है बच्चों। हम जानते हैं S और P में नेगेटिव साइन आता है, बिना अवकलन के आते हैं। तो P तो यहाँ अवकलन से है, S यहाँ बिना अवकलन के है बच्चों। तो ये वाली स्थिति बनेगी गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक इसी प्रकार से बच्चों हम ये कह सकते हैं H। तो एंथैल्पी में परिवर्तन किस प्रकार का होगा? तो एंथैल्पी है S और P के बीच में, S और P के बीच में। अब H में परिवर्तन होगा तो S में भी परिवर्तन होगा, P में भी परिवर्तन होगा बच्चों। S में परिवर्तन होगा तो देखो S के जस्ट सामने है बच्चों T, और P के जस्ट सामने है बच्चों V। और S और P अकेले नहीं है बिना अवकलन के, दोनों अवकलन के साथ हैं। तो बिना अवकलन के होते तो नेगेटिव साइन लिखते, अवकलन के हैं, साथ हैं, इसलिए पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थितियां हैं बच्चों। आंतरिक ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तन देखा जा सकता है, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तन देखा जा सकता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तन देखा जा सकता है, और एंथैल्पी में बच्चों किस तरीके से परिवर्तन देखा जा सकता है। बाकी इससे आगे की स्थितियों का अध्ययन करेंगे बच्चों हम अगली क्लास में। लेकिन आपको अगली क्लास में जाने से पहले मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। पहली गाइडलाइन हमारी ये है कि यही स्थिति ऐसी की ऐसी याद रखनी है बच्चों हमें। इंग्लिश में यही लाइन ऐसी की ऐसी सीक्वेंस में याद रहनी चाहिए। दूसरी गाइडलाइन हमारी ये है कि हमें कोडिंग करनी आनी चाहिए इन्हीं सभी 8 स्थितियों की। तीसरी गाइडलाइन ये है कि S और P अगर बिना अवकलन के आते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा, ये ध्यान रखना है। और चौथी गाइडलाइन हमारी ये है कि ऊष्मागतिक ऊर्जाएं हैं उनके परिवर्तन याद रखने हैं। ऊष्मागतिक ऊर्जाओं के परिवर्तन किस प्रकार के होंगे बच्चों, ये याद रखने हैं। तो 4 गाइडलाइन मैंने इस लेक्चर में बता दी हैं। आगे की गाइडलाइन हम अगले लेक्चर में बात करेंगे।
उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए